नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार संभाला है। एआईसीसी मुख्यालय में सोनिया गांधी ने खड़गे को अध्यक्ष कमान सौंपी है। पद ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दरअसल बता दें कि कांग्रेस में 24 साल के बाद में गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष चुना गया है और उनका अध्यक्ष बनना परिवारवाद का जो आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए एक जवाब भी है। तो वहीं अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत मुश्किलों से भरा रहने वाला है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि उनके सामने 2 साल के भीतर कांग्रेस को फिर से जीवित करने की चुनौती है। तो आज बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मजदूर का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मुझे सम्मान देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया। ये बातें कही गई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो कांग्रेस में आज से खड़गे युग का आगाज हुआ है। अब देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो चुनौतियां उनके सामने हैं उन चुनौतियों से पार पा पाएंगे या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे समय में अध्यक्ष चुना गया है जब देश के कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इन जगह पर विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस जो है वो इस वक्त कई गुटों में भी बटी हुई है। अलग अलग कई गुट बन चुके हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के कई राज्यों में भी 2 गुट हैं, एक राज्य और 2 गुट, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली है। अगर याद हो आपको तो राजस्थान का सियासी संकट अभी हाल ही में सभी ने देखने को मिला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती क्या है वो आपको बता रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहां पर सत्ता की वापसी करना। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी को जीत दिलाना है। हालांकि राजस्थान की अगर बात करें तो 2 गुटों में कांग्रेस नजर आती है और उसके बाद में है 2024 की अग्नि परीक्षा, लोकसभा चुनाव। तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में संगठन को दोबारा से खड़ा करना भी एक चुनौती रहेगी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, इन तमाम चुनौतियों से मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पार पाएंगे, युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल, संतुलन को कैसे बिठा पाएंगे। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला। तो अब नई जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, पदभार ग्रहण कर चुके हैं और उनके इस पदभार ग्रहण के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। लेकिन इसके साथ ही जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने 3 चुनौतियां रहेंगी, 3 नहीं बल्कि कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसी के साथ में कांग्रेस को कई सारे फायदे भी हो रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने में कांग्रेस को मदद मिल जाएगी। उसके बाद में जो लगातार कई सालों से परिवारवाद का जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता आ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को मुक्ति मिलेगी और एक सीधे तौर पर जवाब दिया गया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूती क्या है, ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बता रहे हैं। इस वक्त युवाओं को साथ रखकर रणनीति बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे माहिर हैं। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है कांग्रेस के अंदर और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको संभालने में, उनको साधने में फायदेमंद होगा। और सियासत में 5 दशक का अनुभव, वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है, इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूं। एक प्राइमरी मेंबर्स, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूं और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूं। मैंने खुद हर वर्ष मुश्किल का सामना किया, जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो उन्नतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आइए हम कांग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी। ये होके रहेगा। उदयपुर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णय जो लिया है कि उस चुनाव के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और एआईसीसी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे। सभी राज्यों में जल्द ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी और एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए लीडरशिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा। हमें
उदयपुर में संकल्प लिया था कि देश में मौजूदा सरकार की अराजकता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी आरएसएस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहां जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत बेच रही है, अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। आज मैं खासकर इस मौके पर हमारी पार्टी के नए चुने गए 9,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स को बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के आधार हो, आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से करीब हो। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कांग्रेस संगठन के आंख और कान हो। आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के 6 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के सुख दुख के साथी हो। हमारा एक आम कार्यक्रम। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आज बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। कांग्रेस की कमान अब खड़गे के हाथों में और अब देखना होगा कि खड़गे इस कांग्रेस को अब कैसे लेकर आगे चलते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 29 अक्टूबर को 12 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल भी शामिल होंगे। रेफर होकर आने वाले मरीजों को लेकर विचार किया जाएगा। रेफर मरीजों को परेशानी ना हो, इसके उपाय पर विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली एम्स ने 29 अक्टूबर को 12 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल भी शामिल होंगे, जिसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो जो मरीज रेफर होकर आते हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, विचार किया जाएगा, जिससे रेफर मरीजों को परेशानी ना हो, इसके उपाय पर भी विचार होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा को लेकर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अमित शाह ने कहा है कि समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की मंगल कामनाएं।
भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। देशवासियों को गोवर्धन पूजा की मंगल कामनाएं दी हैं अमित शाह ने। समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की मंगल कामनाएं, ऐसा कहना है अमित शाह का। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की तो आपको बता दें कि AQI इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का AQI जो है वो 324 है। वहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का AQI भी आपको बता रहे हैं, मथुरा रोड पर भी AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो दिवाली के बाद में इस वक्त दिल्ली NCR में प्रदूषण की जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्थिति में आज पहुंच गया है। दिल्ली का आज सुबह का AQI 349 दर्ज किया गया है। और कल से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फरीदाबाद का उनका ये दौरा है, जहां पर 2 दिन फरीदाबाद में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और कल लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर हिंडन एयरपोर्ट से कैंट एनक्लेव सूरजकुंड हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद में कल रात्रि विश्राम करेंगे सूरजकुंड फरीदाबाद में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिनों का फरीदाबाद दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अधिक जानकारी के साथ SK वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। SK, क्या कुछ ताजा अपडेट मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक होनी है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। और पूरे देश भर के जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या वहां के जो गृह मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसलिए योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे कि उत्तर प्रदेश गृह विभाग का चार्ज भी मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है। यही वजह है कि ये गृह मंत्रियों की जो बैठक होने जा रही है, विभिन्न राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश की तरफ से शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें पूरे देश भर के जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से चीजों को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है, उसके लिए राज्यों का क्या सहयोग है, राज्य किस तरीके से उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, चाहे पुलिस के मॉडर्नाइजेशन को लेकर हो या फिर जो विभिन्न कदम सुरक्षात्मक ढंग से या सुरक्षा के उपायों के लिए किए जा रहे हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है, क्राइम ग्राफ को कैसे कम किया जा सकता है, बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके कैसे चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सकता है, ये बहुत सारे विषय होंगे जो कि इसमें चर्चा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ से वाया गाजियाबाद होते हुए सूरजकुंड फरीदाबाद के लिए रवाना होंगे। हालांकि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरवेज गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां से मुख्यमंत्री फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। कल रात विश्राम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूरजकुंड फरीदाबाद में ही करना है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन लखनऊ के लिए वापस आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि पूरे देश भर के जो राज्य हैं उनके गृह मंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इस बैठक में बहुत सारे चीजों को लेकर, खासतौर पर जो कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश समेत देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। जी, जिस तरह से देखा जाए तो इसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल रहेगा कल का? बिल्कुल, अगर हम शेड्यूल की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर बाद लखनऊ से रवाना होंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अपने राजकीय प्लेन से गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज पहुंचेंगे, जहां से मुख्यमंत्री हेलीपैड के जरिए सूरजकुंड के लिए रवाना होंगे। और सूरजकुंड में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रात्रि विश्राम करना है और गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जी, चलिए, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।